देख रहे हैं वसई सत्ता हिंदी न्यूज। वसई सत्ता में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम आपको रूबरू करवा रहे हैं स्मॉल बजट फिल्मों के शोमैन दिलीप गुलाटी से। जी हां, निर्माता निर्देशक दिलीप गुलाटी लगभग पिछले 40 वर्षों से इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं और पिछले 30 वर्षों में ये तकरीबन 50 से ज़्यादा फिल्मों का निर्देशन कर चुके हैं। ये हमेशा से बिग बजट फिल्मों के सामने हिट फिल्में देते रहे हैं। जहां इनकी फिल्म जान लड़ा देंगे हिट हुई, तो वहीं से दिलीप का सफलता का सफर शुरू हो गया। इस फिल्म के बाद जंगल ब्यूटी, गंगापुर की गीता, खूनी कंगन, जंगल लव स्टोरी, कातिल जादूगरनी, गुमनाम, जिम्बो, छोटे नवाब बड़े नवाब, माफिया, बिग बॉस आदि फिल्मों के साथ साथ गुजराती भोजपुरी फिल्मों में भी इन्होंने अपना सफलता का परचम लहराया। एक समय में दिलीप गुलाटी सफलता की गारंटी माने जाने लगे। इन्हीं दिलीप गुलाटी से आज कोरोना काल में हमने इनके स्टूडियो में जाकर एक खास मुलाकात की। प्रस्तुत हैं उसके मुख्य अंश। तो दिलीप जी, कैसे लग रहा है अभी? आज 4-5 महीने से लॉकडाउन है, उसके बाद आपने अभी कुछ काम शुरू किया है या क्या, इस तरह की चीज़ें? देखिए सर, माई सेल्फ फिल्म डायरेक्टर दिलीप गुलाटी। और सर क्या है, अभी जब कोरोना स्टार्ट हुआ तो डेफिनेटली सारे काम रुक गए थे। ये तो सारी दुनिया जानती है, मेरे को बताने का मतलब है नहीं। लेकिन ग्रेजुअली हर बंदा घर में बैठे हुए यही सोच रहा था कि काम को कैसे शुरू किया जाए, और हर बंदे की यही कोशिश थी। उसी तरह हम भी कोशिश कर रहे थे। और जैसे ही महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने पोस्ट प्रोडक्शन के काम के लिए परमिशन दी, तो इमीडिएटली चूँकि हम पोस्ट प्रोडक्शन से कनेक्टेड हैं, हमारा अपना स्टूडियो है स्टूडियो DG9, तो हमने हमारे स्टूडियो में जो पेंडिंग काम थे वो हमने शुरू कर दिए। जिसमें एक फिल्म थी जिसका फाइनल हमने करके आउटपुट दिया, और वो आउटपुट की डिलीवरी भी हो गई, प्रोड्यूसर को पैसे मिल गए, और बाकी जो पेंडिंग काम थे वो कर रहे थे। फिर हमने ये कोरोना में एक धारावी वर्सेस कोरोना 2020 एक हमने डॉक्यूमेंट्री शूट की, जो हमने ये दिखाने की कोशिश की कि कैसे एक रूम में 10 लोग रहते हैं और कैसे वो लोगों ने कोरोना से फाइट किया, क्योंकि ऑल ओवर द वर्ल्ड लोग इस प्रॉब्लम से फेस कर रहे थे। तो सोशल डिस्टेंसिंग और बहुत सारी चीज़ें सब लोग अपना कहते हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और गवर्नमेंट की पॉलिसी, लेकिन इसके बावजूद कैसे एक 3 नंबर की थिकली पॉपुलेटेड स्लम्स है ये धारावी, कैसे लोगों ने वो फाइट किया और जीत हासिल की, और उनका रिकॉर्ड फिलहाल बहुत अच्छा है, बहुत ही कंट्रोल है वहाँ पर। तो उस पर हमने अभी कम्युनिटी बनाई। अब गवर्नमेंट ने कल अनाउंस किया है शूटिंग के लिए कि अब आप शूटिंग कर सकते हैं, और कुछ नॉर्म्स है उसके, थोड़े से उन्होंने नॉर्म्स को अभी अर्लियर भी उन्होंने परमिशन दी थी, लेकिन उसमें नॉर्म्स थोड़े ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। अभी थोड़े से नॉर्म्स इन्होंने लिबरलाइज किया है, और लिबरलाइज करने की वजह से मुझे लग रहा है कि शायद फिल्म इंडस्ट्री के काफ़ी टेलीविज़न सीरियल्स और वेब सीरीज और फिल्म्स की शूटिंग मेरे ख्याल से अब लोग लग गए होंगे अपना प्रैक्टिकली। प्लानिंग में तो पहले थे ही, अब प्रैक्टिकल शुरू हो जाएंगे, और मुझे लग रहा है कि महीने 2 महीने में शूटिंग है काफ़ी जोर में शुरू हो जाएगी, ऐसा मुझे महसूस हो रहा है। आगे तो जब होगा तब पता चलेगा। अच्छा, अभी थोड़ा सा मैं शुरू में आता हूँ कि आपने कैरियर कब शुरू किया था और किन फिल्मों से एज ए असिस्टेंट डायरेक्टर आई थिंक शुरू किया था आपने शायद? सर मैंने जैसे कॉलेज मेरा ख़त्म किया और मैं डायरेक्टर बनने का मुझे स्कूल के ज़माने से शौक था। मेरे फादर फिल्म इंडस्ट्री में फाइनेंस का काम करते थे, और बहुत बड़े अपना फाइनेंस ऑर्गेनाइजर थे। बड़े बड़े मेकर्स, राज कपूर साहब जी, ओम प्रकाश, मोहन कुमार, राजेंद्र भाटिया, श्याम बैल, और सब महमूद प्रोडक्शन, डी गणपति प्रोडक्शन की, किशोर फिल्म प्राइवेट लिमिटेड, ये सब नाम मेरे जहन में अभी तक घूमते हैं, और सब ये लोग का आना जाना था। तो मैं कहीं से उस वक्त से इंटरेस्टेड हो गया था, और मैंने कहा कि मैंने देव साहब का इंटरव्यू पढ़ा था कि फिल्म इंडस्ट्री में सबसे बड़ा जो है वो डायरेक्टर होता है। तो मैंने कहा कि यार जब सबसे बड़ा डायरेक्टर होता है तो मुझे तो डायरेक्टर बनना चाहिए। मतलब कई लोग ऐसे ही यहाँ डायरेक्टर हैं जो एक्टर बनने आए थे और बाद में डायरेक्टर बन गए। और मैं जब इंडस्ट्री में आया तो धर्मेंद्र सुपरस्टार थे, मैं धर्मेंद्र के पास जाता था तो बोलते थे, और गुलाटी तू इटालियन वर्गा लगता है, तू एक्टिंग क्यों नहीं करता? मैं नहीं पाजी, मैं डायरेक्टर बनना है।
तो मेरे डायरेक्टर का मुझे था उस टाइम के एक बहुत अच्छे डायरेक्टर थे, प्रतिज्ञा फिल्म डायरेक्ट की थी उन्होंने, दुलाल बुआ साहब, तो उनके साथ मुझे चांस धर्मेंद्र है प्रोड्यूसर हाँ, धर्मेंद्र। तो उनके साथ मुझे मौका मिला काम करने का। तो उसके बाद एक डायरेक्टर थे जो राज कपूर साहब के असिस्टेंट थे, उन्होंने बड़ी हिट फिल्में बनाई थी, गुमनाम वगैरह, तो उनके साथ राजा नवाते साहब, उनके साथ कुछ वक्त मुझे काम करने का मौका मिला। क्या नाम था उनका? राजा नवाते। राजा नाम। हाँ, उसके बाद फिर मुझे मौका मिला प्रोडक्शन का कुछ काम सीखने का, तो रमेश बैल एक प्रोड्यूसर थे, बहुत बड़े प्रोड्यूसर डायरेक्टर, तो उनके साथ मुझे काम करने का मौका मिला। और फिर एक बहुत बड़े आर्ट डायरेक्टर थे टीके देसाई, जिन्होंने सारी देव साहब की सारी फिल्में उन्होंने की हुई है, उनके साथ मैंने रहा, उनके साथ सीखा मैंने। फिर म्यूज़िक में मुझे शौक था, तो फिर मैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के यहाँ पे आना जाना हुआ, वहाँ कुछ म्यूज़िक सीखने की समझने की कोशिश की। फिर उसके बाद मेरे को मिल गए सलीम साहब जावेद साहब, तो सलीम साहब जावेद साहब मिलने के बाद मुझे लगा कि अब ये मेरा लास्ट प्लेटफॉर्म है सीखने का, और फिर मैं उनके साथ काफ़ी एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में उनके साथ जुड़ा रहा, और काफ़ी कुछ मुझे सलीम साहब जावेद साहब से सीखने मिला। और उसके बाद मुझे डायरेक्ट मौका मिल गया डायरेक्टर बनने का। लेकिन मैं जब डायरेक्टर बना तो मैंने हर डिपार्टमेंट, कोई डिपार्टमेंट ऐसा बाकी नहीं है जिसमें मैंने अपना ज्ञान हासिल ना किया, मतलब ऐसे ब्लाइंड मैं डायरेक्टर नहीं बना। और मेरे को लगता है कि इसी यही वजह है कि मैं स्मॉल स्टार्टर फिल्में बनाने के बावजूद इतने साल में इंडस्ट्री में सर्वाइव कर रहा हूँ, और कभी एक दिन भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि आज मेरे पास अभी कुछ काम नहीं है। और आने वाले वक्त में भी मेरे पास इतना काम है कि मुझे लगता है कि एंड ऑफ द डे आपका नॉलेज, आपकी लगन, आपका पैशन, आपकी ईमानदारी, ये अगर सारी आपके साथ जुड़ी हुई है तो आपको काम मिलना ही है, कोई नहीं रोक सकता। इतना 40 ईयर से ज़्यादा हो गया आपको मेरे ख्याल से? मेरे को अबाउट 35 ईयर्स प्लस हो गए हैं, 40 ईयर। और अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। तो और पहली फिल्म कौन सी आपने डायरेक्ट की थी जो आप बता रहे हैं? मैं देखिए, पहले मैंने 2 फिल्म मुझे मिली थी जो रिलीज ही नहीं हुई, वो तो एक थी मजबूत, पहली फिल्म मुझे मिली थी मजबूत। मजबूत मजबूत। हाँ, उसमें अपना मिथुन चक्रवर्ती, फारूक शेख, गिरीश कर्नाड, अपना विजेंद्र गाडगे, कादर खान, डॉक्टर श्रीराम लागू, आशा देवी, समय इनकी काजल value। किरण, सब टॉप स्टार्स थे। Top stars। गुलशन गौर को मैंने इंट्रोड्यूस किया था, गुलजर पाल वगैरह। वो फिल्म 10 हिट बनने के बाद बंद हो गई। फिर उसके बाद फिल्म शुरू हुई बहू बिना घर सुना, एक सोशल फिल्म मैं कर रहा था, फारूक शेख, सुरेश इब्राहिम, शुमान, काजल किरण, कादर खान वगैरह, वो भी 8-10 हिट बनने के बाद हो गई। फिर उसके बाद फिर मेरा स्ट्रगल स्टार्ट हुआ, और फिर मैंने एक फिल्म खुद प्लान की, दैट वॉज जान लड़ा देते। उसमें मैंने हेमंत बिरजे, साहिला चड्ढा, गुलशन ग्रोवर, सदाशिव राफुलकर, वो फिल्म पहली मेरी बनी, रिलीज हुई, सुपर हिट हुई। बस वो सुपर हिट होने के बाद वो 100 डेज सेलिब्रेट किया उसने, उस दिन से आज तक अभी दुकान चल रही है, तो कभी पीछे मुड़ के तो आपने देखा, पूरी जान लड़ा दी उसके पीछे। पूरी जान लड़ा दी, 2 फिल्में रुकी तो आपने बोला इसमें तो पूरी जान लगा दूँ मैं। लड़ा देती है। तो जब 2 रुक गई तो लोगों ने कहा यार दिलीप गुलाटी को डायरेक्टर में तो उसकी फिल्म ही कंप्लीट नहीं होती। ऐसे ही बहुत इसके साथ- स्ट्रगल करना पड़ा। उसके बाद जब ये फिल्में मेरी बनी और चली, तो फिर ऐसा टाइम आया कि लोगों ने कहा कि यार दिलीप गुलाटी को ले लो, फिल्म रिलीज हो जाएगी, चल भी जाएगी। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि नेवर गेट डिप्रेस्ड इन लाइफ। लोग वही रहते हैं, आपका कर्मा करते रहिए, आपके लेवल बदलते जाएंगे। क्योंकि मेरे सामने की बात है, रवि किशन जिस फिल्म में काम करता था फिल्म रुक जाती थी। जी, बाद में एक टाइम आया कि सब हिटे हुई, वो सुपर डपर वो क्या है, बन गया। कर्मा करते रहिए, लेवल बदलते जाएंगे, सारा खेल कर्मा का है। उसके बाद फिर जान लड़ा के बाद फिर तो सर लंबी लिस्ट। लाइन लग गई, फिर जंगल ब्यूटी आ गई, गंगापुर की गीता आ गई, गीता मेरा नाम आ गई, और कम से कम 60-70 फिल्में, अभी नाम याद करूँगा तो मुझे लिस्ट निकाल के पढ़ना पड़ेगा। और फिर करता ही रहा, चलता ही रहा। फिर बीच में मैंने हरियाणवी की, फिर किसी ने गुजरात में मुझे बुला लिया, उनकी पिक्चर थी तारे मारे पीछे गोरी, वो हिट हो गई, तो मैंने 12 फिल्में गुजरात में की, गुजराती फिल्में की, फिर हरियाणवी की मैंने, राजस्थानी की, फिर एक बीच में मराठी फिल्म का था वो की मैंने। तो लैंग्वेजेस में कभी मुझे ऐसा प्रॉब्लम नहीं रहा। अभी भोजपुरी में भी आपने काफ़ी हाँ, फिर भोजपुरी के लिए मुझे किसी ने बुलाया तो मैंने भोजपुरी की, और फिर इत्तेफाक से मेरी पहली फिल्म वो थी अपना जो हम है जोड़ी नंबर 1, रवि किशन रानी चटर्जी। वो फिल्म बहुत अच्छी गई, तो वो चलने से फिर और फिर चला, तो मैंने अपना 10-12 भोजपुरी फिल्में की, अभी भी कर रहा हूँ। अभी मेरी लेडी सिंघम में रानी चटर्जी, शक्ति कपूर, गौरव झा, ये कोरोना की वजह से रिलीज रुकी हुई है, जैसे थिएटर्स खुलेंगे तो वो रिलीज हो जाएगी। तो उसमें क्या इंस्पेक्टर बताया? उसमें मैंने सिंघम मतलब? वुमेन पावर एम्पावरमेंट पे है,
तो हीरोइन को मैंने पुलिस ऑफिसर बताया है। और हमारे इंडिया में भी बहुत टफ जो अपने सिंघम हिंदी फिल्मों में हिट हुई है उसी का इंस्पायरेशन। नहीं, मैं उनसे इंस्पायर नहीं हुआ। मैंने कुछ अपना यही आपके अपना टेलीविजन का अपना नेट प्लेटफॉर्म पे मैंने काफ़ी कुछ देखा, और बहुत सारी लेडी ऑफिसर्स हमारे इंडिया में रही हैं जो बहुत टफ हैं, आज भी हैं और बहुत टफ हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो उन लोगों से रियल कैरेक्टर से मैं इंस्पायर हुआ, जो हमारी रियल लेडी सिंघम है हमारे देश में। और फिर मैंने सोचा कि यार ये कैरेक्टर को लेके हमें अपना समाज में जो समस्या है उसके खिलाफ एक फाइट करे, और वो लड़की एक पुलिस ऑफिसर हो। तो इस तरह से हमने कहानी को कुछ ट्रू इंसिडेंट्स को लेके एक हमने कहानी, फिक्शन कहानी बनाई। और शक्ति कपूर क्या कर रहे हैं इसमें? शक्ति कपूर को हमने वही रावण बनाया है, विलन बनाया। नेगेटिव कैरेक्टर है, क्योंकि उनकी ऑलरेडी छवि है हिंदी सिनेमा से। तो हमने कहा कि भाई अगर हम भोजपुरी में ले रहे हैं तो उन्हें नेगेटिव में ही हम डालें, वो ऑलरेडी उनकी छवि को लोग एक्सेप्ट करते हैं। और उनका एक नेगेटिव करने का एक अलग अपना स्टाइल है कि वो एंटरटेनमेंट भी करते हैं, मतलब साथ में उनकी नेगेटिविटी में एक सीरियस नेगेटिव नहीं करते हैं, वो एक एंटरटेनिंग नेगेटिव कैरेक्टर करते हैं। तो वो एक अपना रीजनल सिनेमा के लिए एक अच्छी चीज़ है और ऑडियंस इंजॉय करता है, एंटरटेनमेंट होता है। इस तरह से प्रोजेक्ट है, आप जैसे थिएटर को लेकर रिलीज हो जाए। गुलाटी मतलब पंजाबी में आते हैं नहीं? गुलाटी वी आर पंजाबी और अरोड़ाज होते हैं ये। तो कभी आपने पंजाबी फिल्म ट्राई नहीं की? पंजाबी फिल्म मैंने 2 बार कोशिश की लेकिन हो नहीं पाया। अभी मेरी कोशिश जारी है, और 2 सब्जेक्ट है जो मैंने अभी बनाए हुए हैं पंजाबी के लिए, और मुझे पूरी उम्मीद है कि शायद नेक्स्ट ईयर में मेरी एक पंजाबी फिल्म जरूर बनेगी। उनकी अभी इंडस्ट्री में नए आर्टिस्ट हो जाते हैं बिना तैयारी के, लड़कियां भी आती हैं बिना तैयारी के, तो यहाँ फिर गुमनामी में खो जाते हैं या खो जाती हैं, उनको क्या आप एडवाइस करना चाहेंगे? देखिए, क्या मैं बताता हूँ कि जो आते हैं पहले, क्योंकि आपने 40 साल के 35 साल का एक्सपीरियंस है, चाहता हूँ कितने लोग लोग काफ़ी नए लोगों को चांस दिया है, और बहुत मेरे आर्टिस्ट अपनी खुद की गाड़ियाँ फ्लैट लेके बैठे हुए हैं, और मुझे खुशी भी है। तो मेरा ये कहना है कि इन लोगों को पहले तो आने से पहले काफ़ी आजकल नेट में इतनी चीज़ें आती हैं तो वो उसमें पढ़ लें, समझ लें। अगर कुछ उनके रिश्ते में या कहीं फ्रेंडशिप में, आजकल फेसबुक है, सारी चीज़ें हैं, वो कोई 5-7 अच्छे जेन्युइन लोगों को कांटेक्ट कर लें और उनसे कुछ राय मशवरा कर लें, और उसके बाद आएँ। और आने के बाद एक थोड़ी सी समझ रखें कि कौन सही है और कौन गलत है, क्योंकि अच्छे और बुरे आपको हर जगह मिलेंगे। आप समझे ना, आप अगर स्टेशन से उतरते हैं तो आपको फंसाने वाला भी मिल जाएगा और एक आपको मंजिल तक पहुंचाने वाला भी मिल जाएगा। अब आपको अपनी समझ इस्तेमाल करनी है कि मुझे किसकी टैक्सी में बैठना है जो मुझे सही मंजिल तक पहुंचाया जाए। तो उसमें थोड़ा आपको अपना भी विजन यूज़ करना पड़ेगा, और पहले थोड़ा सा आप अपने आप को थोड़ा सा बेसिक जो आपको समझ में आता है कि ये चीज़ें होनी चाहिए एक्टर बनने के लिए, उसकी तैयारी का क्या है। और फिर यहाँ के जहाँ आपको लगे कि भाई ये कंपनी, ये ऑर्गेनाइजेशन, ये प्रोडक्शन हाउसेज में कुछ हमारा हो सकता है, तो उन प्रोडक्शन हाउसेज को फॉलो करें। कभी 2 महीना लगता है, कभी 6 महीना लगता है, साल लगता है, उनको प्रॉपर फॉलो करें तो आपको प्रॉपर ब्रेक मिलेगा। और ये समझने की कोशिश करें, ये ना सोचे कि मेरे को ये करना है, ये मत सोचिए। यहाँ लोग आते हैं सोच के आते हैं मेरे को हीरोइन बनना है, मेरे को हीरो बनना है। नहीं, आप ये देखिए कि मुझे क्या ऑफर हो रहा है और मैं क्या करूँगा तो मैं हीरो बन जाऊँगा, या मैं क्या करूँगी तो हीरोइन बन जाऊँगी। मुझे हीरोइन बनना है, मुझे हीरो बनना है, वो गलत सोच है। तो बिगनिंग में आपको जो मिलता है अच्छा मिलता है, और आपको लगता है कि ये करने से मैं आगे हीरो बन सकता हूँ, या ये करने से मैं हीरोइन बन सकता हूँ, तो वो चीज़ करें। यहाँ पे एक चीज़ कुछ ज़माने से, कुछ सालों से आ गई है कि हर आर्टिस्ट अपना, थोड़ा सा भी आर्टिस्ट बनता है वो अपना मैनेजर रख लेता है ना। कहीं सुशांत के पीछे भी ऐसे बताया जाता है कि उनकी जो कंपनी देख रही थी उनका भी बहुत बड़ा हाथ है कि कई लोगों से मिलने नहीं देते थे, किसी से बात नहीं करने देते थे, वो सब हैंडल करते थे। तो उसकी वजह से भी उसके करियर पे फ़र्क पड़ रहा था। तो उस तरह की जो चलन है कि ज़रा सा स्टार हुआ वो मैंने रख लेता, भैया मेरे मैनेजर से बात कर लो, तो वो चलन फिल्म इंडस्ट्री के लिए घातक है या बेटर है? बहुत बड़ा घातक है। देखिए, पहले एक एक्टर होता था, उसका एक सेक्रेटरी होता था,
उसका काम होता था भाई ये इधर जाओ उधर जाओ, उससे पता कर, ये कर, प्रोजेक्ट पता कर। और वही उसका सिक्योरिटी गार्ड होता था, वही उसका खाने का ख्याल रखता था, वही उसकी दवा का ख्याल रखता था, और एक पर्सन उससे उसके साथ सवेरे से रात तक वो रहता था। एंड यूज टू बिकम लाइक अ फैमिली मेम्बर। तो वो, और अगर आपको हमेशा ये एक्टर के साथ रहता था, तो जब आप सेक्रेटरी को मिलने जाते थे तो वहीं एक्टर भी आपको मिल जाता था, आप एक्टर के पास जाते थे वहाँ सेक्रेटरी मिल जाता था। तो वो एक अच्छा सिस्टम था। ये अभी जो आया है कि एजेंसीज आई हैं कि हम ये करेंगे, हम ऐसा करेंगे, हमारी टीम होगी जो डिसाइड करेगी, कहानी सुनेगी, तो वो ये क्रिएटिव फील्ड है। दिस इज़ नॉट ए मैकेनिकल फील्ड। ये कोई बैंक लोन नहीं है कि कमेटी बिठा के डिसाइड करेगा कि भी इसका सिबिल क्या बोल रहा है और वो क्या बोल रहा है। तो मैं इसके खिलाफ हूँ। और नए बॉयज़ गर्ल्स आते हैं, उनको इस तरह से ये सब एटीट्यूड या शोबाजी करने का मतलब नहीं है। डाउन टू अर्थ रहें, खुद कहानियाँ सुने, समझें, और सेक्रेटरी रखें। बिल्कुल भैया जी, इलेक्ट्रिक बिल भरना है देख ले जरा, LIC का वो भरना है देख ले, EMI भरनी है देख ले। और भाई कुछ शर्म आती है पैसों के लिए बात करने की, तो आप अपनी इंस्ट्रक्शन देके उसको बोलो भाई देखिए ये रेंज में आपको ये पिक्चर करनी है, तो उसके लिए एक बंदा रख लें। बाकी ये जो डिपेंडेंट हो जाते हैं, तो इसमें आप इससे बड़ा एग्जाम्पल क्या होगा कि एजेंसी की वजह से सुशांत सिंह एक्टर जैसा आउट हो गया, हिट फिल्म देने के बाद आउट हो गया, क्योंकि एजेंसी थी बीच में। एजेंसी नहीं होती तो बात अलग होती। एक बड़ा क्वेश्चन आज तक इंडस्ट्री में चलता आता है, अभी उसका मी टू में कई लड़कियों ने बोला कि ऐसा किया वैसा किया, तो मैं भी जानता हूँ कि वो चलता तो है, आज भी वो सर्वाइव है। सर देखिए, मी टू जो इधर इंडस्ट्री में आया, तो ये तो गलत चीज़ थी, और कुछ लोग ऐसे थे भी जो कुछ अपनी मर्यादा को छोड़ के बातें करते थे और एडवांटेज लेना चाहते थे, तो वो गलत बात थी। और उनके खिलाफ जो भी मतलब जंग हुई, वो एक उसका अच्छा असर पड़ा। और अभी मेरे ख्याल से जो समझदार लोग हैं वो तो इस तरह से नहीं करते हैं, और जो थोड़े ना समझते उनको समझ आ गई होगी। तो मतलब मी टू से फर्क पड़ा इंडस्ट्री में, चौकन्ने हो गए लोग। नहीं, वो लोग समझ नहीं रहे थे ना कि कितना गलत कर रहे हैं। किसी ने आवाज़ उठाई तो वो चीज़ बहुत जायज़ आवाज़ थी, और मुझे लगा कि ये करेक्ट बात है। लेकिन उसमें ये भी था कि कई अपना कहना नहीं चाहिए, लेकिन कुछ लड़कियों ने भी मुझे लगा कि कुछ ऐसे ही मतलब ज़बरदस्ती। आपके साथ कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ किसी लड़की ने? नहीं, मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ। मेरी क्योंकि आप भी 40 साल से 35 साल से मेरे लगे, साथ कभी ऐसा तो नहीं कितनी हुआ। हीरोइनें आपके पास आई होंगी, कितनी गई नहीं, होंगी? एकदम कंफर्टेबल रही, क्योंकि मेरा तो ऐसा रहा है सर कि मैंने अपने आर्टिस्टों को वो हीरो की हीरोइनों मेरी फैमिली मेम्बर की तरह रखा है। और सालों से मेरा पूरा प्रोडक्शन मेरी वाइफ हैंडल करती है। शी इज़ हैंडलिंग द प्रोडक्शन। उन्होंने इंडिपेंडेंट फिल्म डायरेक्शन भी की है, जुड़ी हुई है मेरे साथ, और हमने एक फैमिली एटमॉस्फेयर में काम किया, फैमिली की तरह, और उसी को हमने चलाया। जैसे पहले वो मैंने पुरानी स्कूल को फॉलो किया, जैसे RK फिल्म्स में जो था, यशराज फिल्म्स में जो था, और शांताराम प्रोडक्शंस में था, तो ये लोग दे यूज्ड टू वर्क लाइक फैमिलीज। महबूब खान साहब का प्रोडक्शन में, तो वो चीज़ मेरे जहन में थी, और मैंने उस पैटर्न को फॉलो किया, क्योंकि उस पैटर्न को मैं जानता था, और वो पैटर्न मुझे सूट किया मुझे, और आज भी मैं उसी पैटर्न में काम करता हूँ। अभी इन 6 महीनों में, लगभग 6 महीने होने को हैं, थिएटर बंद है, तो 6 महीने के में जो है OTT प्लेटफॉर्म इतना स्ट्रांग हो गया है कि हर आदमी अपने घर बैठ के बड़ी से बड़ी पिक्चर, चाहे वो अक्षय कुमार की हो, अपने देवन की हो, या बड़े बड़े स्टार, मतलब सब वो आप OTT प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं। तो ऐसे में लोगों को ऐसी आदत नहीं पड़ जाएगी कि वो घर में देखेगा अपनी बड़ी स्क्रीन में अटैच करके, तो थिएटर में नहीं जाएगा, तो थिएटर में कितना इफेक्ट पड़ेगा? देखिए, फ़िलहाल तो इसका थिएटर पे मेरे ख्याल से जब तक ये सारी चीज़ें नॉर्मलाइज नहीं होती है, तो समझिए आप 6 महीने से साल भर लेके चलिए कि ये चीज़ तो रहेगी। लेकिन सिनेमा का एक जो फन है, वो कंटेंट ऑफ द फिल्म से के साथ साथ एक सोशल गैदरिंग और एक सोशल आउटिंग उसमें कनेक्टेड है। तो वो लोगों में एक ऑलरेडी एक एंटरटेनमेंट वैल्यू है ज़्यादा। एक फिल्म का एंटरटेनमेंट होता है, एक सोशली साथ में जाने का एंटरटेनमेंट होता है, और एक उसके साथ एक आउटिंग। ये 3 पॉइंट्स हैं। तो ये 3 पॉइंट जहाँ तक मुझे लगते हैं कि ये
ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। एक बार सब जब नॉर्मलाइज हो जाएगा तो लोग वैसे ही सिनेमा देखेंगे, वैसे ही इंजॉय करेंगे, अपने दोस्तों के साथ जाएंगे, फैमिली के साथ जाएंगे, फ्रेंड्स के साथ जाएंगे, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड जाएंगे जैसे जाते हैं, तो वो वैसा ही मेरे ख्याल से होगा। और OTT प्लेटफॉर्म काफ़ी स्ट्रॉन्ग हुआ है, एक अवेयरनेस हुई है, तो मुझे लगता है कि जिन लोगों को, देखिए OTT पे दो टाइप की ऑडियंस है, एक एंटरटेनमेंट ऑडियंस है और एक जो कुछ नॉलेज के लिए देखती है, इंफॉर्मेशन के लिए देखती है। तो जो इंफॉर्मेशन और नॉलेज वाले हैं, जो उसकी जो ऑडियंस है वो OTT प्लेटफॉर्म पे कंफर्टेबल है, वो लोग उस पर देखेंगे और वो अपना दे आर कंफर्टेबल। लेकिन जहाँ तक एंटरटेनमेंट की बात है, तो एंटरटेनमेंट आपको OTT में आपको वो एंटरटेनमेंट नहीं मिल सकता जो सिनेमा हॉल में मिलता है। अभी जैसे IPL दुबई में कर रहे हैं वो लोग, तो वहाँ पे भी उन्होंने रखा है कि स्टेडियम में क्राउड नहीं होगा, लेकिन अभी लास्ट 1 वीक से वहाँ भी बातचीत चल रही है कि वहाँ पे वो लोग पब्लिक को अलाउ करें विद डिस्टेंस। तो इवेंट्स जो होते हैं उसका एक मज़ा एक गैदरिंग का होता है, तो वो गैदरिंग तो ख़त्म नहीं होगी और वो गैदरिंग आपको OTT प्लेटफॉर्म पे नहीं मिल सकती। लेकिन आज देखिए बड़े बड़े दिग्गज, लक्ष्मी बम अक्षय कुमार की थी, अजय देवगन की भुज थी, बहुत सारी और फिल्में थी, अमिताभ बच्चन की भी एक रिलीज़ हुई, तो सब मतलब इतना डर गए कि इन्होंने अभी रिलीज़ कर दी, वेट नहीं की। तो कहीं ना कहीं ऐसा डर है उनमें भी कि अब थिएटर में पता नहीं क्या रिकवरी होगी, नहीं माल मिलेगा तो बेच दो, इसी में OTT में चला दो। नहीं, देखिए क्या है, क्योंकि रिकवरी होना ज़रूरी है। अगर हम चाहेंगे कि मैं थिएटर पे रिलीज़ करूँ तो थिएटर वाला भी अब डरेगा, चलाने वाला भी डरेगा, तो उतना माल मिलेगा नहीं उस पर, मतलब फाइनेंशियली। ये आप बात कर रहे हैं इकोनॉमिक्स की। हाँ ना, अभी ये बात हो गई टोटल इकोनॉमिक्स की, ऑल टुगेदर एक डिफरेंट प्लेटफॉर्म की बात हो गई है। अब देखिए जहाँ पे लोग ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं, अब डेफिनेटली आपको मालूम है जो इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है तो आप उसका डेली का इंटरेस्ट काउंट कीजिए। अगर आप इंटरेस्ट काउंट करने लगेंगे तो 6 महीने का आप इंटरेस्ट काउंट करेंगे तो वो कहाँ पे पहुँच जाएगी इन्वेस्टमेंट। तो इतना मार्जिन तो प्रोजेक्ट में होगा नहीं कि वो इंतज़ार करे और वो अपना इंटरेस्ट के साथ वो अपनी रिकवरी कर ले। प्रॉफिट को छोड़ दो, आप इंटरेस्ट तो रिकवर करना पड़ेगा। तो वो मुझे लगता है कि वो चीज़ें जो हैं, लोगों ने अपनी इन्वेस्टमेंट को रिकवर करने के लिए अर्लियर OTT प्लेटफॉर्म्स पे रिलीज़ कर दिया है, लेकिन एंड ऑफ द डे दिस इज़ नॉट द सोल्यूशन, दिस इज़ अ टेम्पररी सोल्यूशन इन द क्राइसिस ऑफ कोरोना। लेकिन आने वाले टाइम में लोग अपनी फिल्में थिएटर के लिए जो बनाएंगे वो थिएटर में ही लगेगी। थिएटर मतलब जिंदा रहेगा, उस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। देखिए सर, अभी आप बात सिर्फ थिएटर की करें, अभी चूँकि मैं सिनेमा से कनेक्टेड हूँ तो आप मुझे थिएटर के लिए कह रहे हैं। आप इसके अलावा आप देखिए कि स्पोर्ट्स हैं, टर्बीज़ हैं और इवेंट्स हैं, मैरिजेज़ हैं, ये सब का मज़ा जो एक है वो तो क्राउड में ही है। अभी बोलते जी 50 से ज़्यादा अपना लोग इकट्ठे नहीं होने चाहिए शादी में। अरे हम लोगों में तो शादियों में 50 लोग तो ऐसे होते हैं जो नाराज़ होके चले जाते हैं, घर पे रहते हैं। नहीं, 50 लोग तो नाराज़ होके चले जाते हैं, तो 50 में क्या होने वाला है। तो जो एक हमारा कल्चर है जो हमारे हिंदुस्तान का, कि हर फेस्टिवल को हमारे कैसे लोग हैं, हमारे इंडिया के लोग, कि उनको हर चीज़ मिल के वो इंजॉय करते हैं। वो ऐसे नहीं है कि घर पे बैठ के केक काट लेंगे और 3 जने मोमबत्ती जला लेंगे और तालियां बजा लेंगे। तो ये हमारा कल्चर नहीं है। तो हमारे कल्चर के में जितने भी हमारे ओकेजन है, गणपति के फिलहाल देखिए गणपति चल रहा है, तो गणपति की मूर्ति, गणपति की पूजा, उससे वो तो आप अगर आप अभी जैसे अपना वीडियो में आप इसमें कर लो, जूम में जाके आप कर लो, पूजा अटेंड कर लो, ये सारी चीज़ें, लेकिन उसका एक जो मिल के एक जो क्राउड रहता है और एक साथ में शोर मचाना, एक दूसरे को देखना, एक उसमें एक्साइटमेंट करना, तो वो हमारे जितने भी फेस्टिवल्स, इवेंट्स वगैरह हैं उसमें हमेशा एक एकता, एक क्राउड, तो वो कनेक्टेड है, तो वो चीज़ नहीं ख़त्म हो सकती मेरे हिसाब से। आपने काफ़ी सारी वेब सीरीज देखी होंगी, ये कोरोना काल से पहले देखी होंगी, और उससे पहले कभी आप बनाया करते थे C ग्रेड B ग्रेड जो बोलते थे, आपने भी बनाई है, हमने भी बनाई है, हम भी रहे। तो वो फिल्मों की जो चीज़ थी वो कहीं ना कहीं वेब सीरीज ने छीन ली है, और उससे भी वल्गर, उससे भी कई गुना वो कर रहे हैं। नहीं देखिए, जब हम फिल्में बनाते थे तो उसमें ग्लैमर
एक ग्लैमर और सेक्स की एक ऑडियंस थी हमारे इंडिया में, बिल्कुल। जो ऐसी ऑडियंस थी जो जो जिसमें उन्हें स्टारकास्ट की आवश्यकता नहीं थी। तो अगर जैसे स्मॉल बजट में फिल्में करते थे तो डिस्ट्रीब्यूटर्स और थिएटर्स वालों का, एग्जीबिटर्स का ये रहता था कि हमको भी ऑडियंस चाहिए थिएटर में, तो आप कुछ तो उसमें ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जो ऑडियंस थिएटर में आए। तो हम नॉन स्मॉल बजट सिनेमा जो था उसमें वो ग्लैमर और सेक्स को डालता था, लेकिन उस वक्त भी सेंसर था। हाँ, तो सेंसर होने की वजह से एक एक लिमिट लक्ष्मण थी, रेखा थी, लिमिट थी एक लक्ष्मण रेखा थी, उसके अंदर ही आपको दिखाना पड़ता था। अब चूंकि ओटीटी प्लेटफॉर्म पे सेंसर बोर्ड नहीं है, तो अभी कुछ मेकर्स जो हैं इसमें वो इतना एक्सट्रीम में चले गए हैं, जो कि मुझे लगता है कि वो मेरे ख्याल से सही नहीं है, सही नहीं है। क्योंकि इसलिए कि कहीं पे देखिए आपकी सोशल कमिटमेंट है। ऐसा नहीं है कि आपके ही बच्चे हैं और आप उनको बोल देंगे कि ये तो मैं करता हूँ लेकिन ये है गलत। आप ये समझिए कि हर बच्चा जो देश का है वो आपका बच्चा है, तो वो आने वाला हमारा देश है। तो आपको उन्हें वही चीज़ देनी चाहिए कि ग्लैमर और सेक्स गलत नहीं है, लेकिन उसको आपको किस सीमा में दिखाना चाहिए, उसकी एक लिमिटेशन होनी चाहिए। लेकिन वो इंडिविजुअल डायरेक्टर पर डिपेंड करता है, और सबसे बड़ी बात है वो प्लेटफॉर्म, उस प्लेटफॉर्म पे डिपेंड करता है जो टीम इन्हें पास करके दिखाती है। तो वो टीम की एक जिम्मेदारी है, वो टीम को सोचना चाहिए, और एक उनको एक सेल्फ सेंसरशिप, एक सेल्फ गाइडलाइन उनको बनानी चाहिए कि भाई देखो हम इसको टेलीकास्ट करेंगे हमारे चैनल पे, लेकिन वो हमारे ओटीटी प्लेटफॉर्म पे, लेकिन उसकी एक लिमिट होगी और यहीं तक हम अलाउ करेंगे। तो एक सेल्फ सेंसरशिप मेरे ख्याल से ओटीटी वालों को अपने हर अपना बड़े प्लेटफॉर्म्स जो हैं उनको ये डिपार्टमेंट बनाना चाहिए। ये मेरी एडवाइस है उनको कि वो एक ऐसा एक प्लेटफॉर्म बनाए, मतलब एक ऐसी कमेटी बनाए अपने खुद के उसमें, जहाँ पे वो फिल्म को सेल्फ सेंसरशिप करे। जैसे मैं कई सालों से फिल्में बना रहा हूँ, तो मैं फिल्में शूट कर लेता था, आके एडिट कर लिया, हमने डबिंग कर लिया, उसके बाद सेंसर में जाती है फिल्म। तो सेंसर में भेजने से पहले मैं एक बार फिल्म को पूरा देखता हूँ आज भी, और मैं देख के उसको सेल्फ सेंसर करता हूँ कि यार नहीं यार ये चीज़ तो गलत है, ये मुझे नहीं रखनी चाहिए। मैंने ठीक है शूट किया, लेकिन मुझे लगता है कि नहीं यार ये सही नहीं है, ऑडियंस के सही है। तो मैं उसको खुद ही पहले सेल्फ सेंसर करता हूँ, और सेल्फ सेंसर करने के बाद में ऑफिशियल सेंसरशिप के लिए भेजता हूँ। तो मुझे लगता है कि इस तरह से ओटीटी प्लेटफॉर्म को ये करना चाहिए। हर ओटीटी प्लेटफॉर्म में स्पेशली इस तरह के जो विजुअल्स हैं उसको चेक करने वाला एक कमेटी होनी चाहिए। आप वेब सीरीज में उतर रहे हैं या नहीं उतर रहे? मैं वेब सीरीज़ कर रहा हूँ सर, बिल्कुल। मैं नेक्स्ट मंथ मेरी शूटिंग भी है, लेकिन मैं ग्लैमर सेक्स तो मैं पहले भी मेरी फिल्मों में भी रहा है और आगे भी रहेगा, लेकिन मेरा वही है कि मैं उसको अपना बहुत अच्छे तरीके से, और ग्लैमर और सेक्स को भी मैंने हमेशा अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया है, और आगे मेरे वेब सीरीज़ में भी ग्लैमर और सेक्स होगा, लेकिन वो सेल्फ सेंसर्ड होगा, बहुत अच्छा होगा, क्रिएटिंग भी होगा, और ऑडियंस मतलब उसे अपने फ्रेंड्स के साथ देख सके। आज के टाइम में जो फिल्म रिलीज़ करना बहुत मुश्किल हो गया, सब बताते हैं लोग। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप अगर प्रोडक्ट अच्छा बनाएं, और थोड़ी तकलीफ़ है उसमें, मैं ये कहूँगा कि ये जो इसमें जो ये अपना पीवीआर और ये जो बड़े बड़े जिनके पास चेन ऑफ थिएटर्स हैं, थोड़ा इनको भी कुछ आपस में मिलके एक ऐसा प्लान करना चाहिए कि भाई हम एक बड़ी फिल्मों के लिए ये इतने सिनेमाज रखेंगे और इनके लिए इतने सिनेमाज रखेंगे। इस चीज़ पे पहल होनी चाहिए, और उनको भी सोचना चाहिए। अगर उनको भी क्योंकि अपनी कंपनी को चलाना है, ऑर्गेनाइजेशन को, तो एक ही उस पर वो चलेंगे कि भाई स्टार कास्ट है तो थिएटर देंगे, तो उस पर चलेंगे तो उनको भी सर्वाइव करना मुश्किल है। तो थोड़ा सा उनको भी इस और ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अब हमारी ऑडियंस भी ग्रेजुअली चेंज हो रही है और वो अच्छी चीज़ों को लाइक कर रही है, उसमें स्टार कास्ट हो या ना हो। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अच्छी बातचीत की सर थैंक यू वेरी मच। आपने टाइम दिया, आपने बहुत अच्छे प्रश्न आपने किए, और काफ़ी चीज़ें मेरे मन में थी जो मैं कहना चाहता था, आपने आपके प्रोग्राम के ज़रिए मुझे कहने का मौका दिया। तो ऑल द व्यूअर्स